विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा का एमएलए हूँ। एक पंचायत नहीं है यहाँ पर, इतनी पंचायत है कि हर पंचायत में कुछ न कुछ काम करना है। एक ही पंचायत में सब काम कर देंगे, उससे विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जाता। विधानसभा जब मैं चुनाव जीता हूँ उसमें हर पंचायत के लोगों ने वोट दिया, तो मेरा धर्म बनता है कि हर जगह पर कुछ न कुछ काम करें, जिससे लोगों को विश्वास हो सके कि हम जिसको जनप्रतिनिधि चुना है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। पर यशवंत ने हार नहीं मानी। जब भी मैं आया कभी न कभी नई बात, और अभी मुझे अच्छा लगा कि जसवंत नहीं बोला, उप सरपंच साहब महोदय से बुलवाया उसने। साहब वालरा की स्कूल है यहाँ पर, बहुत पुराना जमाने में बना है। उप सरपंच महोदय को 3 साल हो गए, सरपंच को भी 3 साल हो गए, मेरे को भी 4 साल हो गए। मेरे को किसी ने कहा कि ये काम होना चाहिए, जितना काम करा दिया उसके बाद बताया कि ये काम बाकी है। ये काम पहले किसी ने नहीं बताया। तो ये इस बात का प्रतीक है कि होशियार आदमी है, कम बोलता है पर काम कराने में पीछे नहीं हटता। जोशो की मादड़ी हो, परावल हो, वालरा बस्ती हो, जो कोई भी समस्या हो, पीने की पानी की समस्या हो, सब काम को करने के लिए जनप्रतिनिधि होशियार हो तो उस समस्या का समाधान निकलता है। इसलिए मुझे आज बहुत खुशी है कि यशवंत श्रीमाली ने जो अपनी जिम्मेदारी आपने चुनी सरपंच का, उसका वो ईमानदारी से काम कर रहा है। जो पंचायत के काम है वो पंचायत से करवा रहा है, जो काम राज्य सरकार से होने चाहिए वो मेरे से मिलकर बराबर काम करवा रहा है। इसके लिए मुझे ये काम देखकर बहुत खुशी हुई कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि आपने चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र में हमने इस देश में आजादी के बाद हमारे नेताओं ने कल्पना की कि हम देश को आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके हैं दुनिया में। एक तरीका है हमारे देश का, जिस देश में संसदीय लोकतंत्र के मतलब चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से हम गांव का विकास कराएंगे, प्रदेश का विकास कराएंगे, देश का विकास कराएंगे। उस संसदीय प्रणाली में संविधान बनाया गया है। संविधान के अंतर्गत कोई भी पार्टी शासन में आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कम्युनिस्ट पार्टी आए, कोई भी पार्टियां, उसको संविधान में जो बातें लिखी हुई है उसके अंतर्गत नीति बनाकर देश का निर्माण करने का काम करना। तो आजादी के बाद जैसे जैसे हमारा देश चुनाव के माध्यम से आगे बढ़ने का काम किया, 1952, 57, 62, 72 उठा के देख लें। ये नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र का पहला चुनाव हुआ 1952 का। 1952 के चुनाव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नंदलाल जी जोशी जिनके नाम पे नंद संबंध है, वो चुनाव नहीं जीत सके। चुनाव इसलिए हार गए, उस जमाने में शिवरती महाराज जो चुनाव लड़ रहे थे उनका निशान था 1 लीची की धूप। तब लोगों को कहा भगवान की धूप है और धूप के आधार पर वोट देना है। तो जिस आदमी ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया वो नंदलाल जी जोशी 1952 का चुनाव नहीं जीत सके। 1952 का चुनाव नाथद्वारा में कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकी और 1952 से हम देश का निर्माण करने का काम सोच रहे थे। इस देश में प्रदेश में 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। 18 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उनका नाथद्वारा से भी संबंध था। उनके पिताजी ने महाराष्ट्र ने लाकर उनको कोच बनाया। ये लाल बाग, ये लॉन टेनिस, ये क्रिकेट आज नौजवान पीढ़ी के लोग कब समझते होंगे, लेकिन यहाँ के महाराज ने इसकी कल्पना पहले कर दी थी। ये लाल बाग स्टेडियम उस समय बना दिया था। वहां पर आप लॉन टेनिस का देख लें, क्रिकेट का देख लें। मोहनलाल सुखाड़िया जी के पिताजी को वहां कोच बना के लाए। तो कोच के आधार पर यहाँ पर उस समय महाराज सिंह ने कल्पना की थी कि हमारे यहाँ खेल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और वही मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से लगाकर 18 साल तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा। तो हमारा पानी अलग तरह का है। ये मेवाड़ में जो पहाड़ है, इस पहाड़ में एक तरह की हवा आती है, जब हिंदुस्तान में बहती है तब यहाँ उल्टी हवा बहती है, या सीधी हवा नहीं बहती। 1971 में देश में परिवर्तन हुआ। 1971 में देश में परिवर्तन हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का युद्ध जीतकर दुनिया में एक नया देश पैदा किया, बांग्लादेश। तब लोकसभा का चुनाव हुआ, तब उदयपुर में कांग्रेस नहीं जीती थी, बीरला में कांग्रेस नहीं जीती थी, चित्तौड़ में कांग्रेस नहीं जीती थी। यहाँ पर वो लोग जीते थे जो देश एक तरफ जा रहा था और मेवाड़ दूसरी तरफ जा रहा था। इसलिए मेवाड़ का जो इतिहास है वो इतिहास ये पहाड़ है, वो हवा है, वो पहाड़ और हवा है, हवा रोक देती है। देश का जा रहा है, हम कहा जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश हम नहीं कर पाए। इसलिए जनप्रतिनिधि मजबूत नहीं होगा
तो हमारे इलाके में जितनी तेज गति से तरक्की करनी हो तरक्की नहीं होगी। ये बनास थी, मोहनलाल सुखाड़िया जी के मन में कल्पना थी तो हम इसका बांध बनाए, या लोगों के पास खेती है उसके पास के पानी जाएगा। तो नमाला के हमारे सेठ जी मोहनलाल जी सुखाड़िया के नजदीक थे, उन्होंने कहा बांध नीचे बन जाएगा तो खेती में हमारी सब जमीन चली जाएगी। तो बांध बनाया ऊपर, नल समन का जो बांध बना, किसी को मालूम है 750 MCFT का पानी है, पर खेती कहाँ होती है? केवल नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के नवाड़ा में खेती होती है, बाकी ऊपर खमनौर के ऊपर जितने भी है वहाँ पानी की व्यवस्था भी छोड़ दीजिए, खेती की व्यवस्था नहीं होती। आजादी के बाद हमने कल्पना ही नहीं की थी कि बनास के पानी को रोककर हमारे इलाके की जमीन को सरजब्त करने के लिए हम कैनाल बनाए और राजस्थान का विकास करने का काम करें। और हमने उल्टा काम करवाया, नल समन बनाया हमने, और नल समन का खेती का पानी का काम हम नहीं करवा पाए। खेती नीचे होती है, बनास का पानी जाके उठा के देख लो, चित्तौड़ में बांध बना हुआ है, उस बांध के ऊपर पानी उठा के देख लो। बनास का बांध नल समुद्र से बात मातृकुंडिया में जाता है, या मातृकुंडिया के नीचे जाके देख लो, कुएं का सेजा वहां पर है, पानी की व्यवस्था वहां पर है, खेती वहां पर है। और हमारे इलाके में पानी जाता है बनास का, और हमारे इलाके में जितनी खेती होनी चाहिए उसकी खेती हमारे पास नहीं है। खेती होने की भी संभावना हो तो जो छोटी है। 1952 में जिस परिवार के पास 8 बीघा जमीन थी, उस परिवार का हिसाब किताब उठा लेकर देख लें, तो उसके 4 बच्चे हुए हैं तो 2-2 बीघा जमीन पाती है, उसके 4 बच्चे पैदा हुए हैं तो हिसाब किताब लगा लो। जिसके पास उनके आजादी के समय में जितनी जमीन थी वो आज बेरोजगार हो गया है, उसके परिवार को आगे बढ़ाने का काम ही नहीं करे। जमीन बन नहीं सकती, बच्चों को पढ़ाया नहीं हम, और हम समझे कि हमारे इलाके की तरक्की हो जाएगी, तो तरक्की होने का काम बहुत मुश्किल है। लोकतंत्र में हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया। चुने हुए प्रतिनिधि होशियार हो तो राज्य की नीति का फायदा उठाकर गांव का विकास कर सकते हैं, परिवार का विकास कर सकते हैं और समाज को बढ़ाने का काम करते हैं। ये हमारी संसदीय पद्धति है। अमेरिका की पद्धति अलग है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुना जाता है, सब आदमी वोट देते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के लिए सभी आदमी वोट नहीं देते हैं, सांसद चुनते हैं, उपाध्यक्ष चुनते देते हैं। हमारे लिए मुख्यमंत्री का आदमी सब वोट नहीं देते हैं, एमएलए वोट जीतते हैं, एमएलए जीतता है, उसकी पार्टी का आदमी मुख्यमंत्री बनता है। राष्ट्रपति में हर आदमी वोट डालता है और वो देश का राष्ट्रपति बनता है और वो देश का निर्माण करने का काम करता है। वो भी एक तरीका है देश को आगे बढ़ाने का। हमने सोच समझकर इस संसदीय लोकतंत्र अपनाया है, क्योंकि बाबुल में बैठे हुए आदमी को मालूम नहीं है कि मिजोरम कहाँ है, मेघालय कहाँ है, न आसाम कहाँ पर है, तमिलनाडु कहाँ पर है, केरला कहाँ पर है, कौन सी भाषा है, कौन से देवता को मानते हैं। कोई तिरुपतिवादी को मानता है, कोई चिनाती को मानता है, कोई किसको मानता है, कोई कौन सी भाषा बोलता है, कोई क्या खाता है, कोई क्या कहता है। इस देश में अलग अलग तरह की विविध भाषा बोलने वाले लोग हैं, विविध धर्म मानने वाले के लोग हैं, विविध देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। उनको साथ देकर देश को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। और आज हम उसके संसदीय लोकतंत्र की महत्ता को लोगों को नहीं समझाया। हमने समझाया ही नहीं इस देश में वार्ड पंच का चुनाव क्यों होता है, हमने समझाया नहीं कि सरपंच का चुनाव क्यों होता है, हमने समझाया नहीं कि एमएलए का चुनाव क्यों होता है, हमने समझाया नहीं कि एमपी का चुनाव क्या होता है। ये जब तक हम लोकतंत्र में पढ़े लिखे नौजवान आदमी इसको नहीं समझेंगे तब तक तेज गति से अपने परिवार का विकास नहीं कर सकते। छोटा उदाहरण ले, 1980 में मैं एमएलए बना था। 1980 में व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं नहीं थी। कोई सरकार ने बहुत जगह जाकर स्कीम बनाई कि जिसके मकान नहीं उनके लिए मकान बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना लागू करेंगे। ये 52 में नहीं थी, ये 62 में नहीं थी, ये 64 में नहीं थी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी उसके बाद ये स्कीम शुरू हुई थी कि जिनके लोगों के मकान नहीं है उनका मकान बनाने के लिए राज्य मदद करेगा। किसका मकान नहीं है, इसका चयन करने का काम दिल्ली की सरकार नहीं करेगी, राजस्थान की सरकार नहीं करेगी, एमपी नहीं करेगा, एमएलए नहीं करेगा, पंचायत करेगी। पंचायत को फैसला करना था कि हमारे इलाके में कौन से आदमी जिनके मकान नहीं उनको मकान बनाने का काम करेगा। पंचायत अपनी, सरपंच अपने चुना, वार्ड में अपने चुना, लिस्ट अपनी बनती है। सरकार ने कहा कि ग्राम सभा में बैठ कर लिस्ट को बताओ और बताओ कि किस किसका आदमी का मकान बनना चाहिए, किसका मकान नहीं चाहिए। होशियार आदमी था, सरपंच बन गया, वार्ड पंच बन गया, गरीब आदमी घूम रहा है, उसका नाम ही नहीं है, और जो होशियार आदमी उसका नाम है, और वहां से लिस्ट बन के आती है। राजस्थान में हमने इतने मकान बनाए, बागोल में 15 मकान बनाए, गरीब आदमी को मकान बन गया, ऊपर से आंकड़ा लिख के आता है। बागोल का आदमी देख रहा है 15 में से 10 आदमी वो है जिनके मकान पक्के और 5 आदमी ऐसे हैं जिनका हो गया, बाकी के आदमी का नाम ही नहीं। ये इस देश में लंबे समय से चलता रहा और मकान बनाने का काम पंचायत में हो रहा था।
पंचायत के वीडियो साहब, पंचायत का अकाउंटेंट आदमी, पंचायत का जेईएम एक सर्टिफिकेट लेता था, पहली किस्त पहुंच गई, दूसरी किस्त पहुंच गई, तीसरी किस्त पहुंच गई। गरीब आदमी को मालूम नहीं कि पहली किस्त में क्या करना है। मैंने तेरा नाम लिखवाया, 1000 रुपए दे, दूसरी किस्त के लिए 500 रुपए दे, तीसरी किस्त के 1000 रुपए दे। सरकार का वो पैसा मिल गया कि 3 किस्त चुक गई, सरकार का आंकड़ा पहुंच गया, मकान बन गया, और गांव में जाकर देख लो तो कहीं खिड़की नहीं लगी, कहीं छत नहीं लगी, और सरकार का आंकड़ा पहुंच गया। ये काम किसने किया? कोई बाहर का आदमी आया था? ये चयन किसने किया था? ये काम किसने किया? और धीरे धीरे सरकारों को समझ में आया कि जिस गरीब आदमी के लिए पैसा दे रहे हैं उस गरीब के पास पैसा नहीं पहुंच रहा, तो उन्होंने धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती वैसे वैसे तरीके बदलने का काम किया। और आज मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ये निर्णय किया कि देश में जितने भी देश के नागरिक हैं उनकी पहचान को करने के लिए नई टेक्नोलॉजी के आधार पर 10 उंगली के निशान और फोटो आंख का लेकर आधार कार्ड के नंबर दे दो, 10 संख्या दे दो आधार कार्ड की। उस आधार कार्ड की संख्या के बाद वो आदमी बम्बई में रहे, कलकत्ता में रहे, जयपुर में रहे, फलाने जगह रहे, उसकी पहचान 1 मिनट में हो जाती है। गांव काम करने वाला आदमी बताने की जरूरत नहीं है। उस आदमी का खाता खुलवा दो। उसका खाता खुलवाने के बाद यदि बागोर में किसी आदमी का इंदिरा आवास योजना का मकान बनना है, पहले तो 40,000 रुपए मिलते थे, आज तो 1 लाख से रुपए ज्यादा मिलता है। आपको कोई जेईएन को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो को पैसे देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट से पैसा आपके खाते में जाएगा। ये काम अब सरकारों ने करना शुरू किया। इसको करने में 70 साल लगे, एक दिन में नहीं हुआ, 70 साल लगे। अब 70 साल के बाद आज व्यक्तिगत लाभ की योजना सरकार ने फैसला किया कि जो बूढ़ा आदमी उसको पेंशन देंगे। और पेंशन देने का फैसला कौन किया? सरकार ने फैसला कर दिया बूढ़े आदमी को पेंशन दे। बूढ़े आदमी का चयन कौन करेगा? पंचायत करेगी। पंचायत में कौन का आदमी करेगा? सीपी जोशी बैठकर वार्ड नंबर 5 बागोल में कौन आदमी बूढ़ा है, उसका नाम सही है कि नहीं है, इसका चयन सीपी जोशी नहीं कर सकता। और यशवंत श्रीमाली के साथ ही उस वार्ड नंबर 5 का वार्ड पंच है, वो आदमी ईमानदार हो। एक वार्ड में 250 वोट होते हैं, 250 वोट का मतलब खाली 50, 60, 70 घर होते हैं। उस वार्ड पंच के पास ही जानकारी होनी चाहिए तो मेरे इस वार्ड में कितने आदमी हैं, जो आदमी बूढ़े हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए। मेरे इस वार्ड में कितने आदमी विकलांग है, उनको पेंशन मिलना चाहिए। मेरे इस वार्ड में किसके बाल बच्चा होने वाला है, उसको सरकार मदद देने का काम करना चाहती है। मेरे वार्ड में कौन आदमी गरीब आदमी है जिसका नेशनल फूड सिक्योरिटी में नाम होना चाहिए, जिसको उसको सस्ता अनाज मिल सके। ये काम सीपी जोशी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, अशोक गहलोत कर सकता है। हमने चुना है कि वार्ड पंच जो चुना हुआ आदमी है उसकी जिम्मेदारी होती है कि व्यक्तिगत लाभ की योजना के लिए सबसे ज्यादा चयन करने का काम लोग कर सकते हैं। हाँ, वार्ड पंच में भी झगड़ा होता है, चुनाव लड़ते हैं, वार्ड पंच नाम नहीं जोड़े, उसका भी तरीका निकाला। ये लिस्ट बनने के बाद ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में अपन जाते हैं। आज बागोल के इतने भाई बहन बैठे हुए हैं, मैं नहीं जानता 52 से आजादी के बाद 73 और 74 अमेंडमेंट हुआ। किसी भी ग्राम सभा में बागोल के इतने आदमी जो बैठे हुए जानकारी नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे पता नहीं आपको जानकारी होगी हो, मुझे जानकारी नहीं है। उस बागोल की इतनी बड़ी ग्राम सभा में आपको लिस्ट बतानी पड़ेगी कि हम जो नाम भेज रहे हैं उसमें ये नाम है। न तो सरपंच बताएगा, न गांव वाले पूछेंगे, न ग्राम सेवक बताएगा, और लिस्ट दी जाएगी ऊपर से और नाम लिख के आएगा तो पता पड़ेगा इस गरीब आदमी का तो नाम रहेगा, उसका नाम नहीं। सजा किसको मिलेगी? सीपी जोशी। सीपी जोशी का काम भी थोड़ी था। जिस आदमी का काम था उसका वार्ड पंच आपने चुना है, सीपी जोशी ने उसको वार्ड पंच नहीं बनाया, वार्ड पंच आपके वोट से बनाया। जिस वार्ड पंच का सबसे मोटा और ईमानदारी का काम यह है कि व्यक्तिगत लाभ की योजना के लिए सरकार जो नीति बना रही है उसका सही व्यक्ति का चयन हो, जिससे उसके खाते में पैसा जा सके। उसको तो कुछ नहीं करना, जेब से पैसा देना नहीं, पैसा तो राज भेज रहा है। चयन अपन नहीं कर रहे, इसलिए उस आदमी को लाभ नहीं मिल रहा। अब आप हिसाब किताब उठा के देख लें, इस बागोल में आज हिसाब किताब लगा के उठे देखें कितने आदमी है जिन आदमी को, बूढ़े आदमी को पेंशन मिल रही है, जानकारी अपने पास नहीं है। कितने आदमी विकलांग है उसको पेंशन मिल रही है, अपने पास जानकारी नहीं है। कितने आदमी के बाल बच्चे हो रहे हैं उनके लिए सरकार मदद दे रही है, उनकी जानकारी अपने पास नहीं है। कितने आदमी गरीब आदमी जिसका नाम है, जिसको कम पैसे में अनाज मिलना चाहिए, हमें जानकारी नहीं है। तो सरकार का मदद करे। व्यक्तिगत लाभ की योजना का पैसा सरकारें भेज रही है,
सरपंच साहब नहीं भेज रहे हैं, सीपी साहब नहीं भेज रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, जिस अधिकार के लिए हमें मिलता है। लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि होशियार नहीं है, तो हमारा जनप्रतिनिधि होशियार नहीं है तो उसका लाभ उन गरीब आदमी को नहीं मिलने वाला है और वो तकलीफ में रह जाता आदमी वहां। अब ये काम लोकतंत्र में हमने वार्ड पंच का काम क्या समझेगी, सरपंच का काम क्या समझना पड़ेगा। सरपंच के बाद एक साल में कितना पैसा आता है? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए आता है। अब 30 लाख में जसवंत के साहब ये जशा की माली का पुल बन जाना चाहिए, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास पैसे ही नहीं, ये कर ही नहीं सकता, उसको सजा मिलेगी, झूठ बोल के वोट ले लिया उसने। तो ये काम तो राज करवा सकता है, जिसका एमएलए है, राज के मत से पैसा लाए तब ये पुलिया बन सकती है। इसलिए भी 3 करोड़ रुपए की पुलिया बन गई, आपने भी ताली बजा दी। तो ये 3 करोड़ रुपए कैसे आए इसका मालूम है किसी को? ये पुलिया बन गई, जसवंत अच्छा आदमी, और पुलिया नहीं बनती तो जसवंत को टिकट चुनाव बाद में होता, सीपी जोशी को निपटा देते, ये जसवंत वोट लेके गया था, कोई काम नहीं। लोकतंत्र में जो नीचे वाला व्यक्ति है, जो हमारा प्रतिनिधि है, चाहे वार्ड में काम करने वाला, कोई सरपंच में काम करने वाला, वो एक भी सही नहीं है, उसकी सजा भी हमको मिलनी है। मतलब मेरे को, मतलब पार्टी को मिलती, जो भी पार्टी है, उस पार्टी का यदि प्रतिनिधि सच्चा है, उस पार्टी को उसको लाभ मिलता है। ये मोटे तौर पर समझने की जरूरत है। आज लाभ नहीं मिल रहा तो कब मिलेगा? आज धर्म के नाम पे वोट ले सकते हो, जाति के नाम पे वोट ले सकते हो, लेकिन कोई मजबूत आदमी ने गरीब आदमी की मदद की है, तो गरीब आदमी तो किसी भी जात का हो, कि वार्ड पंच ने खड़ा उसका नाम से ही लिखाया है, उस वार्ड पंच के वोट के कहने से लोग उसका वोट डालेंगे, क्योंकि उस आदमी ने सबका भला किया। तो धीरे धीरे एक समस्या लोकतंत्र बढ़ रहा है। लोकतंत्र अभी हम आजादी के 75 साल हुए, अभी और साल पड़ेगा, ऐसा तो नहीं लोकतंत्र खत्म हुआ। जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे राजनीतियां बनाकर ये सब व्यवस्था करेगा जिससे पैसे का दुरुपयोग नहीं हो सके, सही आदमी को लाभ मिल सके। ये सब काम धीरे धीरे आने वाले समय में होंगे। इसलिए मैंने हिसाब किताब लगाया कि अभी सब भाषण दे रहे थे, मेरे को गुस्सा आ गया। तो चुनाव थोड़ी हुआ काका साहब, जब चुनाव आएंगे, जब जनता आएगा कि आएंगे वोट मांगेंगे, आज वोट मांगने नहीं आए। आज अपन इस क्षेत्र के एमएलए बागुल में वोट दिया कि नहीं दिया हो, परावन में वोट दिया कि नहीं दिया हो, कोई तकलीफ नहीं। और मैं एमएलए हूँ, मैंने क्या काम किया और कैसे काम करूंगा, ये जनता के सामने बता कि वैसे ही करेंगे, अच्छा है पूरा मेरा काम। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में आने वाले समय में